हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड पर, जिनमें हम मेनली जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो डायनेस्टी जो एम्पायर है वो है वर्धन एम्पायर। ओके। तो वर्धन डायनेस्टी, इनके बारे में बात करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में सिर्फ यही एक डायनेस्टी, यही एम्पायर था। ठीक है। इसके अलावा भी और भी थे। अगर आप देखोगे तो कन्नौज में मौखरी वंश है। ओके। बंगाल में गौड़ वंश है, जो शशांक जो शासक था। ओके। और असम में कामरूप है। मालवा के अंदर ओलिकर वंश है। ठीक है। वल्लभी के मैत्रक हो गए। तो ये कई सारे वंश हैं। तो हम उन सब के बारे में जानने से अच्छा है कि हम इनके बारे में जानेंगे, क्योंकि उनमें ज्यादा कुछ जानने के लिए है भी नहीं। ओके। अब एक बात बात करेंगे कि इसके राजा कौन कौन से थे। ठीक है। ये देखो, ये इसका एक एरिया है जहां तक इनका शासन है। ओके। बात करते हैं हम मेन जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शासक है, वो हमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। बट हम बात करेंगे कि स्टार्टिंग किसने की, कैसे कैसे हुआ। तो अगर हम बात करें तो कौन था कि पुष्यभूति जो थे, अल्सो कॉल्ड वर्धन डायनेस्टी, जो पुष्यभूति वर्धन थे। ओके। उन्होंने स्टार्ट किया था। और ये थे क्या, ये कमांडर थे गुप्तों की सेना में। ठीक है। उनके बाद उसको जो लास्ट रूलर था, वीक सक्सेसर थे, वो मार के तब इन्होंने ये बनाया। हिंदू थे। बाद में महायान बुद्धिज्म को इम्प्रेस किया। और अगर इनके पुत्र या पुत्री की बात करें तो इनका एक बेटा था और दो, नहीं सॉरी, एक बेटी थी और दो बेटे थे। अब राइज एंड थ्रोन की बात करें तो जो पुष्यभूति वर्धन का बेटा था प्रभाकर वर्धन, जब वो मर गए तो इनके खुद के बेटे थे दो और एक पुत्री थी। अब उन दो बेटों में जो सबसे बड़ा था वो था राज्यवर्धन, और नेक्स्ट था हर्षवर्धन, जिसके बारे में मैंने हमें पढ़ना है वो हर्षवर्धन है। और बेटी जो थी वो थी राजश्री। ओके। तो हमें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है। बट अगर इनकी मैं कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल है इनकी थानेश्वर, जो कि हरियाणा में है। ओके। ये चेंज भी हुई थी, क्यों चेंज हुई थी वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ओके। अब हर्षवर्धन की जो बहन थी, सिस्टर जो राजश्री थी, उसकी शादी हुई थी जो ग्रहवर्मन शासक था, कहाँ का, कन्नौज का। ओके। बट क्या होता है कि जो मौर्य वंश के थे, बट क्या होता है कि शशांक जो था, ठीक है, वो उसकी हत्या कर देता है। किसकी, गृहवर्मन की। और राजश्री को बंदी बना लेता है। अब उसी की वजह से जो राज्यवर्धन, जो इसका बड़ा भाई था हर्षवर्धन का, वो शशांक को मारता है। ठीक है। उससे लड़ाई वगैरह होती है। बट शशांक क्या करता है कि राज्यवर्धन को मार देता है। उस वक्त हर्षवर्धन की जो एज थी वो 16 साल थी। ये एक स्टोरी की तरह है कि कैसे कैसे हर्षवर्धन राज्य, जो मतलब इतनी कम उम्र में राजा बनता है, और वो कन्नौज पर भी शासन करता है, और अपने जो उसका एरिया है थानेश्वर वाला, उस पर भी। तो हर्षवर्धन क्या करता है कि हर्षवर्धन खुद जाता है और उसे शशांक को मारता है। ठीक है। अपना बदला, अपने भाई का बदला लेता है मौत का, और रेस्क्यू कर लेता है अपनी बहन को। ठीक है। अब जब रेस्क्यू कर लेता है अपनी बहन को, उसके बाद क्या होता है कि, और एक वो एक अलायंस बनाता है किसके साथ, भास्कर वर्मन के साथ, जो कि कामरूप का राजा था। ठीक है। और उसके बाद जो शशांक है, बंगाल को छोड़ देता है, और हर्ष बिकम द किंग ऑफ कन्नौज। कन्नौज का राजा बनता है किंग। क्योंकि अब देखो, जो वास्तव में मौखरी वंश का राजा था, ग्रहवर्मन था। अब जब राजा की मृत्यु हो गई उसकी, तो रानी तो कौन थी, जो हर्षवर्धन की बहन थी। अब देखो, अब बहन, ऐसा नहीं था कि उसने, वो खुद वहां का राजा बन गया और सारी चीजें अपने कंट्रोल में, नहीं। गद्दी पर उसकी बहन ही थी, बट वहां का शासन जो था वो चला रहा था, मतलब एक तरह जो सेफ्टी, ठीक है, प्रोटेक्शन जो कर रहा था वो कर रहा था। कौन, हर्षवर्धन। ठीक है। अगर हम बात करें एम्पायर हर्षवर्धन की, उसने कन्नौज को तो एक्वायर कर लिया, और अपने आसपास के जो वहां करके छोटे मोटे जो किंगडम थे, लाइक थानेश्वर हो गया, ठीक है, कन्नौज हो गया, इसको तो उसने यूनाइटेड कर ही दिया था।
जो दोनों दोनों अपनी थी तो एक साथ मिला लिया, और कैपिटल को मूव कर दिया कन्नौज पर, क्योंकि पहले कहाँ थी, पहले थी थानेश्वर। अब जब उन्होंने कन्नौज को कैपिटल बना दिया, ठीक है, अब बनाया क्यों था, क्योंकि भाई थानेश्वर जो था उसको खतरा था, कहाँ से, अगर थानेश्वर इधर है तो इसको खतरा था इधर से, नॉर्थ वेस्ट से आक्रमण वगैरह इन्वेजन से। और जो कन्नौज था वो कहाँ था, वो यहाँ पर गंगा वाला पीरियड था ना, यहाँ था उपजाऊ वाला क्षेत्र था, वो यहाँ पर था। तो जो एग्रीकल्चर था वो प्रोड्यूस होता, सरप्लस जाता, तो उसके टैक्स कलेक्शन में वृद्धि होती, और बहुत सारी चीजें, मतलब अनाज वगैरह प्रोडक्टिविटी बढ़ती। तो इस वजह से उन्होंने एक तरह से स्ट्रेटेजिक जो पोजीशन होती है वो कन्नौज को बनाई अपनी कैपिटल। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया डिवाइडेड हो गया था जब गुप्ता जी, मैंने आपको बताया गुप्ता के जब फाल हो गए, डिक्लाइन हो गए, तो अलग अलग किंग, अलग अलग जो वहां पर डायनेस्टीज एम्पायर वगैरह उसमें डिवाइड हो गया स्मॉल किंगडम्स में। ठीक है, और ये थे क्या, ये था फ्यूडेटरीज थे, फ्यूडल लॉर्ड्स ही थे जिन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर लिया था। हर्षवर्धन ने क्या किया था कि इन सबको अपने साथ मिला लिया, मतलब जीत लिया इन सबको और कंट्रोल किया इनके ऊपर। ओके, अब मेन चीज क्या थी कि अब जो नॉर्थ इंडिया पर कंट्रोल हो गया उसका, यहाँ पर जो भी जितने भी जो किंगडम थे, अब इसने करना चाहा नीचे साउथ पर। अब साउथ में एक डायनेस्टी थी जो इसके कंटेम्पररी थी, वो कौन थे, वो थे चालुक्य। अब उस पर युद्ध हुआ था किसके साथ, पुलकेशिन, जिसे हम बोलते हैं पुलकेशिन द्वितीय के साथ। अब उससे तो वो हार गया। अब हार गया तो उसका जो लिमिटेशंस थी वो लिमिटेशंस रह गई यहीं तक, साउथ में नहीं जा पाया, नर्मदा नदी के ऊपर तक ही रही, नॉर्थ तक। अब ये चीज कहाँ है, ये एहोल इंस्क्रिप्शन है जिसमें बताया गया है कि ये हार गया था। अब हारने के बाद उसे टाइटल मिला था किस चीज का, सकल उत्तरापथ स्वामी का। कौन सा, सकल उत्तरापथ स्वामी, मतलब ये है कि समस्त उत्तर का स्वामी, उत्तर पोर्शन जो है। तो यहां तक हमने जान लिया। अब और भी कई किंगडम से जिसको उन्होंने डिफीट किया था। उसके बाद अगर मैं देखूं कि भैया यहाँ पर दो टाइप्स की उसकी टेरिटरी थी जो उसके अंडर में थी, हर्ष के। एक तो थी जो डायरेक्ट कंट्रोल में थी, और कुछ वो थी जो कि फ्यूडेटरीज। अब देखो यहाँ पर भी सामंत वाला सिस्टम हो गया, ठीक है, सामंत वाला सिस्टम हो गया। अब डायरेक्ट कंट्रोल में और फ्यूडेटरीज कंट्रोल में। डायरेक्ट में सेंट्रल प्रोविंस हो गया बंगाल, कलिंग, राजपूताना और गुजरात। और फ्यूडेटरीज के में जलंधर, कश्मीर, कामरूप, सिंध, नेपाल, ये सारे उनके फ्यूडेटरीज जो सामंत थे उनके अंडर में थी। ठीक है, जो फ्यूडरीज थे उनके ऊपर भले उनकी टाइट कमांड थी, ठीक है, और हर्ष का जो पीरियड है वो वैसे दिखाता है कि बिगनिंग ऑफ फ्यूडलिज्म, जो फ्यूडलिज्म है वो इंडिया के अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है। बट अगर मैं बात करूं तो ये खुद सामंत रहे हैं, ठीक है, गुप्ता पीरियड में भी। ओके, अब इसके टाइम पीरियड की एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक जो ह्वेनसांग है, चीनी यात्री, वो बौद्ध भिक्षु जो थे वो उनके रीजन में घूमने के लिए आते हैं। अब घूमने के लिए आते हैं तो ह्वेनसांग, जो ये ह्वेनसांग है इनकी बुक है सी यू की, जिसे बोलते हैं सी यू की। ओके, इसमें उन्होंने बताया भी है कि भैया यहाँ का जो एरिया है पूरा, वो वैसे तो यहाँ पर जो भी सामान वगैरह है, जितनी भी चीजें हैं वो सुरक्षित तो हैं, बट नॉट कंप्लीट सेफ, पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। मतलब सेफ तो है, और ये कहते हैं कि पूरी तरह से सेफ है, कंप्लीट सेफ, तो कंप्लीट सेफ नहीं है। ओके, तो एक ये चीज हो गई। बुक के बारे में पता चला किसकी बुक है, हुइनसांग की है। अब एक चीज ये है कि उसके जो पोइट है उसने खुद ने भी क्या किया है कि ही इज ए क्रिएट ऑफ संस्कृत रॉट, वो खुद एक राइटर भी था, ही हिमसेल्फ वाज ए accomplished राइटर। उसकी तीन बुक हैं हर्षवर्धन की, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीन है। हालांकि इसके बारे में जानकारी हमें और भी कई जो इसके इंस्क्रिप्शन है, लाइक मधुबन हो गया, बांसखेड़ा हो गया, ये ताम्रपत्र लेख है इसके, जिससे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है हर्षवर्धन के बारे में। ओके, बाणभट्ट, बाणभट्ट कौन थे, इनके कोर्ट पोइट थे जिन्होंने हर्षचरित लिखा है, हर्षवर्धन के बारे में बताया। ठीक है, उसके लाइफ के बारे में, उसकी डेट्स के बारे में, कैसे कैसे उन्होंने जीत हासिल की या उस सब के बारे में उन्होंने बताया। किसमें, बाणभट्ट में। किस बाणभट्ट ने किसके बारे में बताया, हर्षवर्धन के बारे में, किसमें, हर्षचरित में। तो हर्ष ने
सपोर्ट किया था किसको, नालंदा यूनिवर्सिटी को। और इसके बारे में एक बात कही जाती है कि इसने 200 गांव दान में दिए थे भाई, 200 गांव दान में दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए। ओके। और अगर देखा जाए तो लिबरल जो इसकी जो पॉलिसी रही है वो लिबरल रही है, मतलब अन्य धर्म के लोगों को भी वो संरक्षण देता था। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ये ब्राह्मण था, बट इसने खुद को कन्वर्ट किया किसमें, बुद्धिज्म में। ओके। और टैक्स स्ट्रक्चर का बहुत अच्छा था, 1/4 टैक्स कलेक्ट किया जाता था। ओके। आगे इनके सारी की सारी चीजों के बारे में, लाइक उनकी सोसाइटी कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सब चीजों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एक बार हर्षवर्धन के बारे में, लास्ट किंग था हर्षा, रूल ओवर ए वेस्ट एम्पायर, इतने बड़े एम्पायर पर उसने इंडिया के ऊपर रूल किया था। फिर उसके बाद इन्वेजन्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, मुस्लिम्स वगैरह। तो 647 एडी में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और उसके बाद इसका जो एम्पायर है डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया था उसकी डेथ के बाद, क्योंकि कोई इतना बड़ा शासक था नहीं। ओके, तो ये एक चीज थी जो हमने एक इनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात की कि भैया कौन कौन से रूलर्स थे। फिर हमने ज्यादातर बात की हर्षवर्धन के बारे में, क्योंकि मेन यही एक शासक थे जिनकी टाइम पीरियड में कुछ काम हुआ है। इनके कंटेम्प्ररी अगर मैं देखूं तो ये तो नॉर्थ में थे ही। अगर मैं दक्कन वाले एरिया में देखूं तो दक्कन वाले एरिया में कौन थे, दक्कन वाले एरिया में थे कौन से, चालुक्य। इनके कंटेम्प्ररी थे, क्योंकि चालुक्य शासक ही था जो पुलकेशिन द्वितीय था, जो इससे जिसको जिसने इनको हराया था हर्षवर्धन को। ए होल अभिलेख है इंस्क्रिप्शन है जिसमें चर्चा भी है इनकी हार के बारे में। उसके बाद अगर मैं साउथ की बात करूं तो साउथ में कौन है, साउथ में है इनके जो कंटेम्प्रेरी वो है पल्लव है, ठीक है। क्योंकि पल्लवों का युद्ध, अब देखो कैसे वो कंटेम्प्रेरी है, क्योंकि पल्लवों का शासक का युद्ध हुआ है, ठीक है। किसके साथ, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन का, किसके साथ, जो कौन है, जिसके बारे में, जिसको मतलब जिसने हर्षवर्धन को हराया था। ओके। और अगर मैं, ये तो तीन इनके कंटेम्प्रेरी हो गए। नॉर्थ में और भी छोटे छोटे राज्य थे उनके बारे में पता चल गया, जो कि किंगडम्स थे, और ठीक है। अब बात करते हैं हम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, क्योंकि पल्लवों का ये इनका युद्ध हुआ था चालुक्यों से, पुलकेशिन द्वितीय से, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन को तो हरा दिया, बट महेंद्र वर्मन का जो बेटा था नरसिंह वर्मन, उसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया, ठीक है। अब जब पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध हुआ है तो, और पुलकेशिन द्वितीय का खुद का हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ है, तो ये कंटेम्प्रेरी हुए ना, ओके, उसी टाइम पीरियड के। अब बात करते हैं हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करूं तो भैया ज्यादा फ्यूडल हो गए थे, मतलब जो सामंत थे वो बहुत ज्यादा हो गए थे। और एक डिसेंट्रलाइज था, मतलब सेंट्रलाइज नहीं था, विकेंद्रीकृत था। अब एडमिनिस्ट्रेशन में लैंड ग्रांट के बारे में बात करें तो हम लैंड ग्रांट कंटिन्यू थी टू मेड टू प्रिस्ट फॉर स्पेशल सर्विसेज स्टैंडर्ड। हर्ष क्रेडिट ग्रांट ऑफ लैंड टू द ऑफिसर्स बाई चार्टर्स, क्योंकि दान वगैरह देते थे, ब्रह्मदेव था, ठीक है, मंदिरों को भी दान में दी जाती थी भूमि। ओके। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बात की जाए तो नॉट वेल मेंटेन, मेंटेन नहीं था, क्योंकि हुनसैंग मैंने आपको बताया था कि भैया पूर्णतः पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, मतलब सेफ तो था बट पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, रॉबरी वगैरह होती रहती थी। एम्पायर का डिवीजन अगर देखा जाए तो प्रोविंस जो भुगती, जैसा कि मेनली जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेम टू सेम, सेम एज गुप्ताज, जैसा कि गुप्ताज का था ऐसा ही सेम इसका था। ओके। तो भुक्ति हो गई, वैश्य हो गए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ग्राम हो गए। ओके। ऑफिसर्स के बारे में बात की जाए तो सेम एज जैसे गुप्तान की थी, हाई ऑफिसर सच एज महासामंत, महाराजा, हेरिडिटरी थे। लोकल चीफ्स हो गए, प्रोविंशियल ऑफिसर कुमारमात्य हो गए, उपरेक हो गए, विषयपति, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे, ग्रामिक विलेज ऑफिसर हो गया। तो ये सेम टू सेम जैसे हमने गुप्ता पीरियड पढ़े थे वही सेम टू सेम प्रोसेस यहीं पर है। एक चीज है कि करानिका क्या होते हैं, ये होते हैं सेंट्रल और प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट के जो मेंटेन करते थे रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड जो रखते थे, जैसे हमारे यहाँ पर लिपिक वगैरह होते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड्स वगैरह रखते हैं जो लोग, तो उन्हें क्या बोलते हैं, करानिकाज। और हो सकता है कि आपको स्टेटमेंट में ये भी देते हैं कि करानिकाज जो होते हैं वो सिर्फ सेंट्रल लेवल पर रिकॉर्ड को रखते हैं, तो नहीं भैया, सेंटर और स्टेट, प्रोविंशियल और सेंट्रल दोनों लेवल पर रखते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इनकी सोसाइटी,
और रिलीजन के बारे में, सोसाइटी और रिलीजन के बारे में बात करें तो भैया जो बाणभट्ट है बौद्ध, और क्या है, और हुइनसांग, उनकी पोर्ट्रेट जो है वो उनकी सोशल लाइफ के बारे में बताती है, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं हम फोर फोल्ड डिविजन्स के बारे में, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए और शूद्र हो गए। ब्राह्मण्स को ब्रह्मदेव मतलब प्रिविलेज सेक्शन थे, वो सबसे टॉप पर थे, ठीक है। क्षत्रिय रूलिंग क्लास के थे जो युद्ध वगैरह करते थे, वैश्य ट्रेड्स व्यापार वगैरह, और जो हिंसांग ने मेंशन किया है शूद्राज के बारे में जो प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर। मतलब शूद्राज की स्थिति में थोड़ी इंक्रीमेंट हुई थी तो अच्छी हुई थी क्योंकि वो एग्रीकल्चर करने लगे थे और वे एग्जिस्ट भी थे सब कास्टेज के अंदर। अगर वुमेन की पोजीशन की बात करूं, जो मेन चीज है कि वुमेन की पोजीशन कैसी थी, वो सेटिस्फैक्टरी नहीं थी भैया। मतलब यह है कि रीमैरिज, जो विडोज की जो विधवा थी उनकी रीमैरिज नहीं हो सकती थी। सती प्रथा भी थी, जैसे हमें सती प्रथा का प्रमाण वहां पर मिलता है गुप्ता पीरियड में, जो एरन अभिलेख था, एरन इंस्क्रिप्शन जो था भानुगुप्त का, उसमें मिलता है, क्योंकि उसी की वाइफ जो है भानुगुप्त की, वो सती हो जाती है उनके साथ ही, ठीक है। सिस्टम ऑफ डोरी, डोरी मतलब दहेज वगैरह का प्रथा, दहेज सिस्टम जो था कॉमन था, और सती प्रिविलेंट थी, ओके। और रिलीजियस पॉलिसी के बारे में बात करें, आप खुद सोचो कि भाई एक जो ब्राह्मण है जो पहले वो बुद्ध बन गया, तो उसकी पॉलिसी जो अदर धर्मों को लेकर भी थी वो क्या थी, लिबरल थी, लिबरल थी। अब खुद देखो ग्रेट पैट्रन, मतलब इतना बड़ा पैट्रन पैट्रन करने वाला बन गया वो बुद्धिज्म को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हुइनसा। हुइनसा ने बताया कि शैव धर्म को मानते थे वो, ठीक है, अर्लियर ईयर्स में। तो बहुत बड़ा ग्रेट पैटर्नाइज जिसने किया था उसे। और बुद्धिज्म के बारे में बात करें, हर्ष पीरियड के बारे में बुद्धिज्म की, तो डिवोट बुद्धिस्ट का ही कन्वेंट एक ग्रांड असेंबली कन्नौज, उसी को लेकर कन्नौज में ग्रांड असेंबली करवाई थी उसने, ठीक है, असेंबली बुलाई थी टू वाइडली पब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ महायान। महायान शाखा मेन चीज है कि ये किससे प्रभावित था, महायान शाखा को इसने पैट्रोनाइज किया था। हमने बात की थी हीनयान महायान के बारे में, तो उसने महायान को पैट्रोनाइज किया था। अब जब उसने ये सभा बुलाई थी कन्नौज के अंदर, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने बौद्ध धर्म वालों को ही बुलाया था, नहीं, उसने जो अलग अलग जो ब्राह्मणों को बुलाया था। अब जो उसने बुलाया था वो किसका सम्मान के लिए बुलाया था, वो बुलाया था भैया हिंसांग के। बट ब्राह्मणों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया उसका, ठीक है, कि उसको बुला रहे हो, ठीक है, हिंसांग को। बट बाद में क्या हुआ था कि इनमें कुछ बहस वगैरह हो गई थी, ठीक है, उसकी वजह से ये सभा कैंसिल हुई और आना पड़ा उन्हें वहां से। तो इस चीज के बारे में भी हिंसांग ने बताया, ठीक है, किस तरह से एक असेंबली बुलाई गई थी कन्नौज में, बट उसमें ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद बात करें तो हम इकोनॉमी की बात करते हैं, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड की इकोनॉमी। तो ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो सीधी सीधी बात है कि भाई सब में डिक्लाइनेशन हुआ था। ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें, डिक्लाइन ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। एविडेंस वगैरह देखा जाए तो ट्रेड जो सेंटर्स, लेस नंबर ऑफ पॉइंट्स कॉइन्स वगैरह नहीं थे, स्लो एक्टिविटीज थी मर्चेंट गिल्ड की, व्यापारी वगैरह नहीं थे। इंडस्ट्री के डिक्लाइन हो गई, ट्रेड हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो एंड एग्रीकल्चर वगैरह ये सब अफेक्ट हुआ, ठीक है। और जो सफिशियंट मतलब सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी थी वही राइज हुई थी, मतलब अपना खुद का पेट भर सकते थे, सरप्लस नहीं था, कुछ भी सरप्लस नहीं था, ओके। टैक्स वगैरह की बात करें तो रॉयल रेवेन्यू थ्री काइंड्स में मिला जाता था। एक तो है भाग जो शेयर, एक बलि और एक हिरण्य। मैंने आपको बताया था कि हिरण्य और नगद वगैरह जो दिए जाते थे। भाग मेजर सोर्सेज था रेवेन्यू का, जो लैंड टैक्स लिया जाता था, 1/6 था ये, ओके। और अदर टैक्सेस में देखा जाए तो फेरी टैक्स हो गया या कस्टम ड्यूटी हो गई, तो ये सारी चीजें इनकी इकोनॉमी के अंदर थी। अब इनके एक कॉइन्स के बारे में चर्चा है कि भैया इनके टाइम पीरियड में नागानंद, जो उन्होंने तीन बुक हैं, ठीक है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो उनमें नागानंद जो है, नागानंद बुक जो है, नागानंद, उसमें क्या है, बौद्ध और शैव दोनों के बीच क्या बताया गया है, बुद्धिज्म और शैविज्म के बीच में सामंजस्य बताया गया है कि भैया ये दोनों साथ में ही थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इनके बारे में अगर मैं कॉइन्स के बारे में बात करूं, हर्षवर्धन के कॉइन्स, तो कॉइन्स भैया एक ही है बस, ठीक है।
वो भी गोल्ड कॉइन, और जिसमें उमा महेश्वर लिखा हुआ भैया, उमा, उमा महेश्वर अंकित था इस पर। ठीक है, तो ये इनका कॉइन है। तो अब एक लास्ट बात जो रहती है वो रहती है भैया कि डिक्लाइनेशन कैसे हुआ। अब भैया जब फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनकी वजह से आपस में ही डिक्लाइनेशन हो गया, वीक सक्सेसर थे, इनके बाद कोई आए नहीं, फिर मुस्लिमों का आक्रमण भी था, हून आक्रमण हो गए। ठीक है, ये कई सारी चीजें थी जिसकी वजह से ये डिक्लाइन हुई। ओके, तो यहाँ पर हमारी वर्धन डायनेस्टी जो थी वो खत्म होती है। ओके, इनका कंपैरिजन बता दिया, औरों के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, बाकी जो चीज़ें हैं वो मेडिवल हिस्ट्री की है। ओके, तो यहाँ पर हमारी एंशियंट हिस्ट्री खत्म। और अगर सारी की सारी वीडियो एक ही जगह, मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा अभी। ओके, वहाँ पर ये सारी की सारी एंशियंट हिस्ट्री की सारी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़िए। जैसे जैसे दिन घटते जा रहे हैं, एग्जाम नजदीक आता जा रहा है। ओके, और अब आगे जो सब्जेक्ट शुरू किया जाएगा वो किया जाएगा पॉलिटी। ओके, पॉलिटी में जहां जहां से क्वेश्चन उठते हैं मेन, उन्हीं चीजों पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, और जहां तक है पार्ट 6 तक ही पढ़ाया जाएगा आपको, क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस है वो वहीं से बनते हैं। और भी कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा होंगी वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो मिलते हैं फिर, अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मैं सोच रहा हूँ कि आपको जैसे ही ये सीरीज हमारी खत्म हो तो उसके बाद आपको एमसीक्यू कराए जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में जितने आए हुए हैं या इनसे जो हमारी यूनिट है टॉपिक से रिलेटेड कितने अलग अलग क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको। ओके, तो जैसे ही ये जो पढ़ाने की सीरीज है ये जैसे ही फिनिश होगी उसके बाद क्वेश्चन आंसरिंग की सीरीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।